सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक और सब्जेक्ट बी फार्म 5th सेमेस्टर में, जो कि है फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इससे पहले हम मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। दोनों की दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। नोट्स ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर हो चुके हैं एंड वीडियोज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी को। तो फार्माकोलॉजी में पहले समझ लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 को, आखिर इसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमको दे रखा है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट, तो हमको इसमें पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी उन ड्रग्स की जो कि एक्ट करेंगे हमारे हार्ट पर जाकर। ठीक है, तो इसमें हमारे 6 चैप्टर दिए गए हैं। 6 के 6 चैप्टर लेंथी हैं, तो एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर खत्म करेंगे हम। तो ए चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हमारा होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इसमें हम देखने वाले हैं हीमोडायनेमिक प्रोसेस क्या है ये, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इन दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं और इसको समझेंगे थोड़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, हमारा जो पूरा हार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब पूरा अच्छे से डीपली समझने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही देख लीजिए, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीबीएस, यानी कि हेयर इन दिस चैप्टर वी स्टडी द फार्माकोलॉजी एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट हार्ट डिसीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिंपल फार्माकोलॉजी क्या होती है, यानी कि क्या इसका एक्शन है ड्रग का, क्या उसका मैकेनिज्म है ड्रग का, देखने वाले हैं सब कुछ जो कि हमारे ट्रीट कर रहे हैं हार्ट डिसीज को। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे मैंने अभी सिलेबस दिखा दिया आपको। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक। तो पहले समझते हैं आखिर ये हीमोडायनेमिक क्या है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो आपको ये सीबीएस यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो पता होगा। हार्ट जो हार्ट का सारा सिस्टम आता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। अब हार्ट क्या होता है वो मैं आपको ये तो आपको पता ही है, पर मैं आगे बता दूंगा वो भी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक। तो वर्ड को ब्रेक कीजिए, हीमोडायनेमिक, एंड ईजिली समझिए। तो हीमो प्लस डायनेमिक, हीमो का मतलब होता है ब्लड, सबको पता है, एंड डायनेमिक यानी कि मूवमेंट। डायनेमिक प्रोसेस होती है ना, जो मूवमेंट प्रोसेस होती है वही डायनेमिक, यानी कि मूवमेंट मतलब एक तरह से फ्लो करते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है। ओके, सो हीमोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स अंडर फोर्स। तो यहाँ पर हीमोडायनेमिक जो है टॉपिक है हमारा, इसमें हम सिंपल बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के फ्लो को देखने वाले हैं जो हमारा आर्टरीज में और वेन्स में लगातार फ्लो होता रहता है। ठीक है, सिंपली हीमोडायनेमिक इज एक स्टडी है हमारी जिसमें हम ब्लड के फ्लो को पढ़ने वाले हैं जो कि फ्लो होता है हमारा आर्टरीज में और वेन्स में। सिंपल है। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं हीमोडायनेमिक प्रोसेस के, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है इसमें हार्ट रेट, सेकंड होता है ब्लड प्रेशर, थर्ड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, फोर्थ होता है कार्डियक आउटपुट, एंड फिफ्थ होता है हमारा सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो देखो अब पांचों देख लो यहाँ पर। पांचों में आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि हार्ट जो हमारा ब्लड है वो पांचों चीजों में फ्लो हो रहा है। देखो जब भी हम हार्ट रेट चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारा ब्लड फ्लो तो ऑलरेडी होता है, सबको एक ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर यानी कि वही है जो ब्लड प्रेशर लगाता है, हमारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं उस पर जो ब्लड प्रेशर लगा रहे हैं उसको ब्लड प्रेशर, यानी कि वहाँ पर भी ब्लड फ्लो हो रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो मेजर ही जब भी होगा जब ब्लड फ्लो होगा। कार्डियक आउटपुट, अब जब ब्लड फ्लो होगा जब भी तो कार्डियक मतलब हार्ट है वो आउटपुट देगा। ठीक है, इसमें भी। अब सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो कुछ ब्लड पे अदर रेजिस्टेंस भी लगता है तो उसमें भी। तो मतलब पांचों देखो आप, इसमें पांचों में हमको ये दिख रहा है कि ब्लड फ्लो हो रहा है पांचों प्रोसेस में। ठीक है, तो एक एक करके अब सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका हार्ट रेट। तो हार्ट रेट आपको सबको पता है, हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट यूनिट टाइम। तो एक मिनट में एक यूनिट टाइम में कितना हमारा हार्ट बीट हो रहा है उसी नंबर को हम हार्ट रेट कहते हैं। एंड सबको पता है एक मिनट में हमारा हार्ट 72 बीट्स यानी कि 72 बार धड़कता है एक मिनट में। ठीक है, सिंपल हार्ट रेट है। नेक्स्ट है इसमें ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर तो सबको पता ही है यार, जो जब आर्टरीज में वेन्स में ब्लड फ्लो होता रहता है और जो ब्लड इन पे इसकी आर्टरीज की वॉल्स पे जो फोर्स लगाता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो वही लिख रहा है, इट इज द प्रेशर दैट एक्साइटेड बाय ब्लड टू इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वही बात है। इट मेजर इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इसका हम जो मीजर करते हैं वो करते हैं मिलीमीटर में, किसके, मर्क्यूरी में। देखो mmHg लिखते हैं ना, आपने कभी प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा तो वहाँ पर लिखते हैं, जैसे किसी का ब्लड आया 130/80 तो 130/80 mmHg। तो वहाँ पर ये एक लिखने का तरीका होता है, mmHg बाद में हम लिखते हैं। अब नॉर्मल बीपी सबका ह्यूमन का होता है एक 120/80 mmHg। ठीक है,
ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। अब ये तो सबको पता ही है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम सिंपल हमारा ये है कि एक बीट पर हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप का है, उसकी वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब ये सब आपको मैं आगे अच्छा समझाने वाला हूँ डायग्राम की मदद से, डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अभी सिंपल आप डेफिनेशन से पढ़िए। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो एक मिनट में ईच मतलब दोनों वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड पंप करा गया, उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, जो कि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स दैट कॉज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड ब्लड वेसल। देखो यहाँ पर एक मिनट रुको। देखो जो हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो एकदम प्रेशर से आ रहा है अंदर को, तो ये इसकी वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएगा कुछ, ठीक है, लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बात लिख रही है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स दैट कॉजेज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड वेसल। मतलब ये जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो एक तरह का फ्रिक्शन है, ये जो ब्लड हो रहा है इसके बीच में और ये जो वॉल है इसके बीच में, मतलब एक फ्रिक्शन बीच में बना के रखेंगी, मतलब एक रेजिस्टेंस बनाकर रखेंगे, यही इसको हम कहते हैं सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। फॉर्मूला देख लीजिए इसका, एस बी आर इज इक्वल टू एम ए पी माइनस सी बी वी अपॉन सी ओ इंटू 80। तो एस बी आर हमारा सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, एम ए पी यानी कि मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो आर्टरीज होगा उसका एक प्रेशर, सी बी पी यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर, एंड सी ओ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा खत्म होता है सिर्फ हीमोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की। तो गाइस सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि मोस्टली आ जाता है पेपर में हर बार ही, ठीक है। तो अच्छे से समझना, यहाँ पर खूब अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है इन सिंपल लैंग्वेज में। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आपने थोड़ा बहुत HAP फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, थोड़ा बस बाहर से पढ़ा था, आई नो इतना नहीं पढ़ा, पर आप यहाँ पर अब आप अच्छे से पढ़ने वाले हो। सो पहले वर्ड को ब्रेक कीजिए। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एंड फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पीछे पढ़ा था, तो एनाटॉमी यानी कि ऑर्गन के बारे में स्टडी करना, एंड फिजियोलॉजी उसके ऑक्सीजन जो ऑर्गन है वो वर्क कैसे कर रहा है, मतलब उसके फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, सिंपल है। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इज द स्टडी ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन हार्ट। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम बात करने वाले हैं हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। हम इसमें जो हार्ट में हमारा हार्ट बीट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस मदद से हो रहा है, जो एक होता है ना जो इंपल्स को जनरेट करते हैं, तो मतलब सब कुछ हम इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसमें हमारा इंक्लूड होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी। ओके, सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट हार्ट। अब देखो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमको थोड़ा हार्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ये हार्ट क्या है क्या। तो हार्ट सबको पढ़ा है, सबने पता है, सबको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में, बट आप यहाँ पर थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि रिमाइंड करना चीज़ें ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो हार्ट एक हमारा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें दैट पंप जो हमारा ब्लड को पंप करता रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स पर डिलीवर करता रहता है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा इसका जो इसकी लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसका वेट होता है मेल्स में हमारा फीमेल में होता है 225 से 250 ग्राम, एंड मेल्स में होता है हमारा 300 से 310 ग्राम। ओके, एंड लोकेटेड क्या होता है सबको पता है, लंग्स के बीच में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। ओके, अब हार्ट जो हमारा बना रहता है वो 3 लेयर से बनाता है, सबको पता है, पेरिकार्डियम, म्योकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी पेरिकार्डियम, एंड सबसे मोटी जो लेयर होती है वो बीच वाली होती है मायोकार्डियम, एंड सबसे थिन होती है हमारी एंडोकार्डियम, यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर। ओके, अब सबको पता है कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, मतलब एक 4 कमरे टाइप के बोल लीजिए, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। अब देखो एक मिनट, देखो एक रफली डायग्राम समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए आप 4 कमरे हैं, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम, एंड ये राइट वेंट्रिकल, एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये मतलब 4 कमरे हो गए। अभी डायग्राम तो आगे है वो समझ लेना। तो देखो ये कह क्या रहा है, ये जो लेफ्ट और राइट साइड है
ये वाली जो लेफ्ट एंड राइट साइड है ये बीच में डिवाइड होती है किसके द्वारा, एक फाइब्रस सेप्टम के द्वारा, एक सेप्टम लेयर होती है उसके द्वारा ये डिवाइड रहती है, ठीक है। हार्ट हैज 4 वॉल्व्स दैट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। तो यहाँ पर देखो ये जो चारों कमरे हैं, एक कमरे समझ लीजिए, तो कमरे हैं तो कमरे के बीच में दरवाजा तो होगा ही, तो सबके बीच में एक एक दरवाजा और रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी चीज़ इसमें नहीं जा सके, इसकी चीज़ इसमें नहीं जा सके, ऐसे जब ये दरवाजा खुलेगा तभी तो इसकी चीज़ इसके अंदर आएगी। तो वही बात है, एक तो दरवाजा ये इंश्योर करता है कि कोई भी इसका ब्लड इसमें नहीं जाए एंड प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मतलब इसमें आ गया अब इससे वापस भी तो जा सकता है, अगर दरवाजा बंद हो गया तो वो वापस नहीं जाएगा, तो इसलिए प्रिवेंट भी करता है हमारे बैक फ्लो को, ओके। सो हार्ट में हमारे 4 वॉल्व होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकंड मिट्रल वॉल्व, थर्ड पल्मोनरी वॉल्व एंड फोर्थ एरोटिक वॉल्व। अब देखो सिंपल बात है, ये जो थ्योरी लिख रही है मैं आपको डायग्राम की मदद से क्लियर कर देता हूँ अभी। तो गाइस जैसा डायग्राम बन गया मैंने बना दिया है जल्दी जल्दी, अब आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो अब समझ लो क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है पूरा। अब देखो 4 जो चैम्बर मैंने बताए थे, एक ये रहा राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चारों कमरे पते लग गए आपको। अब सबसे पहले हमारा आएगा ब्लड। अब ब्लड कहाँ से आएगा, ये आता है हमारे सुपर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से। तो देखो जो हमारे हार्ट से ऊपर का शरीर है, जैसे ब्रेन हो गया, हमारा माउथ हो गया, तो उससे जो ब्लड आएगा वो आएगा सुपीरियर वेना केवा की मदद से। और जो नीचे के जैसे लेग्स हो गए, हमारे हाथ वगैरह हो गए, उनसे जो ब्लड आएगा वो आएगा इंफीरियर वेना केवा की मदद से, ठीक है। अब ये दोनों जो हमारी जो आप समझ लीजिए एक वेसल्स हैं, इनकी मदद से जो ब्लड आता है वो आता है सबसे पहले राइट आर्टरियम में, ओके समझ गए। सबसे पहला आएगा राइट आर्टरियम में, देन आएगा हमारा फिर राइट वेंट्रिकल में, देन जाता है वो फर्दर। देखो राइट आर्टरियम, अब ये तीर से आप समझ लेना जो इंडिकेट करा है मैंने, यहाँ पर आ रहा है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जा रहा है हमारा फिर जा रहा है हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जाएंगी हमारी लंग्स के पास। अब लंग्स तो इसके साइड में है ही ना, क्योंकि लंग्स के तो बीच में, तो एक लंग्स इधर है एक लंग्स इधर है, तो यहाँ पर ये जो दोनों तरफ जाता है ब्लड, यहाँ पर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इधर वाला जाएगा लेफ्ट लंग के पास, इधर जाएगा राइट लंग के पास। तो अब होता क्या है प्रोसेस, जो ये ब्लड जा रहा है, ये जो आता है सबसे पहले ये आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से हमारा जाएगा फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये खुलेगा, ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये किसकी मदद से जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पर एक पल्मोनरी वॉल्व है ये, तो इसकी मदद से जब ये खुलेगा जब ये आगे जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक इधर साइड एक इधर साइड, दोनों साइड लंग है हमारे, दोनों साइड लंग के पास चलेगी एंड वहाँ से ब्लड फिल्टर हो गया। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो फर्दर आएगा फिर हमारे पल्मोनरी वेन्स में। तो जब पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है इधर से भी एंड इधर से भी, तो वो आके आता है सीधे लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में आएगा वो फिर मिट्रल वॉल्व की मदद से आएगा वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर ये एक एरोटिक वॉल्व होता है हमारा, एरोटिक वॉल्व में एरोटिक वॉल्व खुलेगा, फिर ये फर्दर हमारा जाएगा एरोटा में एंड एरोटा में जाकर यहाँ पर फिर ये जो हमारा अदर बॉडी पार्ट्स है उसमें सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे से चला लेना, एक बार समझ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वर्क हार्ट का, ओके। सबसे पहले ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में, फिर जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में जिससे जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। देन वो फर्दर आता है हमारा फिर वेन्स में, वेन्स की मदद से आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर आता है हमारा एरोटा में एंड एरोटा से फाइनली बॉडी में पूरी में सप्लाई। तो इसकी पूरी थ्योरी में वही पीछे लिखी थी जो अभी आप देख कर आ रहे हो, ओके। तो एक बार आपको एक फ्लो चार्ट से मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो हमारी कैपिलरीज हैं, सबसे पहले तो इसमें से ही ब्लड इकट्ठा होगा, ये जो हमारी बॉडी में कितनी सारी कैपिलरीज है इससे ही हमारा पूरा ब्लड इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर हमारा इसमें जो कैपिलरीज है इसमें हमारा होता है, देखो यहाँ पर लिख रहा है ना, इन कैपिलरीज ब्लड लूजेज ऑक्सीजन एंड गेन CO2। तो यहीं पर हमारा जो होता है ऑक्सीजन तो कम होता है इनमें एंड CO2 बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इस मदद से हमारा जाता है राइट आर्टरी में, जो पीछे अभी बात करी है। तो ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व की मदद से जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी वॉल्व की मदद से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अब जो आर्टरी है वो हमारी जाएंगी लंग्स के पास, तो लंग्स में ही होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यहाँ पर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का।
फिर ये फर्दर जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन्स में जिसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर जाता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, फिर मिट्रल वॉल की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटिक वॉल में एंड फिर फाइनली एरोटा में, एंड एरोटा से फाइनली फिर दोबारा से सप्लाई हो जाएगा पूरी बॉडी में। ओके, तो ये तो अभी हमारा सिर्फ हार्ट देखा है हमने कि आखिर ये हार्ट क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। अब समझते हैं ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टॉपिक था उसको। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हमको पढ़ना होगा एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल हम समझेंगे जब भी तो हमारा ये जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं वो समझेंगे ना। तो इन हार्ट द मिडिल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स जनरेशन बिकॉज, देखो जो हमारी 3 लेयर मैंने बताई थी, पेरिकार्डियम, मियोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, तो जो बीच वाली थी मियोकार्डियम वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी इस इम्पल्स जनरेशन के लिए, क्योंकि जो इसमें होते हैं हमारे एसए नोड, एबी नोड, हिज बंडल एंड परकिंजी फाइबर। जो एसए नोड और एबी नोड थे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो एक एसए नोड और एबी नोड, एक बात ध्यान रखना, ये जो एसए नोड और एबी नोड है ये होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, और ये एक तरह से इंजन का काम करते हैं। जैसे पूरी बॉडी है उसको कंडक्ट कौन करता है? ब्रेन। उसको पूरे को संभालता कौन है? ब्रेन। बट अगर देखो जो हाथ है, अगर ब्रेन नहीं बोलेगा कि ब्रेन अगर मैसेज नहीं पहुंचाएगा हाथ के पास के हाथ को चलना है तो हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो बट हमारा हार्ट एक सबसे अलग है। जैसे आपने किसी वीडियो में सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि हार्ट जैसे बॉडी से बाहर निकल गया फिर भी वो पंप करता रहता है, फिर भी वो धड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एसए नोड और एबी नोड है इसके सेल्फ इंजन होते हैं, मतलब इसको खुद को ही इम्पल्स जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंड है अपने एसए नोड और एबी नोड, ठीक है। तो मतलब हार्ट एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप काम कर सकता है। ओके, समझ में आया? अब जो हिज बंडल और परकिंजी फाइबर है ये आप समझ लीजिए, जो अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एचपी में पढ़े थे ये अच्छे से। तो ये हमारे ऐसे समझ लीजिए जैसे बिजली घर होता है, बिजली घर से तार जाते रहते हैं, ठीक है। तो जो तार है वो समझ लीजिए आप हिज बंडल और परकिंजी फाइबर्स हैं। ओके, तो जो एसए नोड और एबी नोड से तार निकलेंगे वो होते हैं हमारे हिज बंडल और परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। चारों चीज समझ में आ गई। और यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इसमें जो मायोकार्डियल लेयर है इसमें होंगे भाई मायोजेनिक सेल्स। सो मायोजेनिक सेल्स वो कौन सी सेल्स होंगी? जो जनरेट करेंगी इम्पल्स को, किसके द्वारा? खुद के द्वारा, ठीक है। मायोजेनिक सेल्स हमारी ऐसी सेल्स हैं जो इम्पल्स जनरेट करती हैं खुद। अब मायोजेनिक सेल्स सिर्फ हमारी मायोकार्डियम लेयर में ही मिलेंगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट है उसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं मेन। तो 4 स्टेप को अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहला होता है हमारा इम्पल्स जनरेशन, यानी कि कैसे इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। सेकंड आता है कंडक्शन, जो इम्पल्स जनरेट हो गया वो आखिर कंडक्ट कैसे हो रहा है वो देखेंगे। फिर होते हैं एक्साइटेबिलिटी, जो इम्पल्स जनरेट हो गए, पहुंच भी गए एंड वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन अपना, जो ये वेंट्रिकल्स आर्टरी में वो अपना एक्शन कैसे शो कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे एक्साइटेबिलिटी में। एंड फोर्थ आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो ब्लड हार्ट है वो थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाता है, ठीक है। तो चारों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले जो मेन है वो है इम्पल्स जनरेशन। तो अच्छे से आपको बस यही इम्पल्स जनरेशन ही समझना है। ओके, सो इम्पल्स इज जनरेटेड व्हेन चार्ज आयन मूव्स बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ मायोकार्डियम सेल थ्रू आयन चैनल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो जो हमारी मायोकार्डियम सेल है, जैसे समझ लीजिए ये सेल है। ओके, अब इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे होते हैं आयंस। तो बाहर जो होगा, आप ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल जो फर्स्ट सेमेस्टर था एचएपी का उससे भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्लस चार्ज रहते हैं, मतलब सोडियम आयन बाहर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पॉजिटिव जो है ये बाहर रहेगा। एंड अंदर होता है हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम हमारे अंदर रहते हैं एंड इसकी मदद से हमारा होता है माइनस अंदर प्लस बाहर, ठीक है। अब जब ये हमारे प्लस माइनस आपस में बदलते रहते हैं, ये अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है आयंस का मूव, मतलब आयंस मूव करते हैं एंड वहाँ पर ही हमारे फिर होते हैं इम्पल्स जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट इनिशिएटेड बाय सेल्स ऑफ एसए नोड दैट लोकेटेड इन राइट आर्टरियम। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये सब हमारा कंडक्ट कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है हमारा एसए नोड। जो एसए नोड अभी हमने पीछे बात करी थी कहाँ पर है? राइट आर्टरियम में। ओके, सो इम्पल्स जनरेशन के भी हमारे कुछ 4 या 5 फेज होते हैं, उसको भी देख लो एक बार। तो सबसे पहला होता है हमारा डीपोलराइजेशन फेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा देखो एक मिनट पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, फिर आप थ्योरी खुद पढ़ लोगे। देखो यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर है टाइम सेकंड में, एंड यहाँ पर है हमारा पोटेंशियल मिली वोल्ट में। ओके, तो पोटेंशियल है यहाँ पर एंड यहाँ पर टाइम है, सिंपल है। तो देखो जब पोटेंशियल हमारा
-90 है, तो -90 MV। तो यहाँ पर ये सिंपल है, मतलब कोई भी इतना वो नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला। तो देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जैसे अभी आप समझ लो ये हाथ है आपका, तो हाथ पे अगर मैं पेन चुभाऊंगा, ठीक है, तो मतलब पेन को हाथ को थोड़ा दर्द होगा। अब यहाँ पर जो जितने भी सारे इम्पल्स जनरेट होकर हमारे जाएंगे हार्ट के पास, फिर हमारा हार्ट मैसेज करेगा हाथ को, जो भी यहाँ पर जैसे भी जो इम्पल्स जनरेट होगा उसको मैसेज करेगा कि हाथ को हटा लो, तो देर में अपने हार्ट को हटाऊंगा, ठीक है। बट हमारे हार्ट में क्या होता है, हार्ट में हमारा खुद ब खुद स्टिमुलस देना पड़ता है। वो स्टिमुलस कौन देगा, वो देगा हमारे एसए नोड और एवी नोड, ओके। तो यहाँ पर हमको जो स्टिमुलस चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम -70 तक, -70 MB। तो ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड, यानी कि कम से कम इतना चाहिए अपने जो सेल्स हैं इसके आयंस को मूव कराने के लिए। तो यहाँ पर -70 में हमारा होता है सोडियम आयन इन, यानी कि डीपोलराइजेशन की प्रोसेस। तो ये सेल है, तो यहाँ पर सोडियम बाहर है फिलहाल, तो ये हमारी सिंपल प्रोसेस, एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब पोटेशियम अंदर है, तो ये प्लस चार्ज बाहर है, माइनस चार्ज अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर सोडियम आयन इन, यानी कि फेज 0 में हमारा होता है सोडियम आयन इन। तो जब ये सोडियम अंदर आने लगता है, अब सोडियम अंदर किसी मदद से आएगा, वो आएगा यहाँ पर होते हैं हमारे कुछ सोडियम चैनल, कुछ होते हैं हमारे पोटेशियम चैनल, कुछ होते हैं क्लोराइड चैनल एंड कुछ होते हैं कैल्शियम चैनल, ठीक है। सबके एक अपने अपने चैनल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये आएगा अंदर। अब जब ये अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज अंदर हो जाएगा ज़्यादा एंड माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, जब ये फेज 0 से आगे बढ़ते हैं, मतलब जो हमारा ये पोटेंशियल है वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर होता है हमारा फिर पोटेशियम का आउट, यानी कि फिर होता है हमारी प्रोसेस रीपोलराइजेशन, यानी कि दोबारा से अपनी पोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर यहाँ पर जो पोटेशियम है ये बाहर निकलने लग जाता है, ओके। जब ये सोडियम अंदर आने लग जाता है तो पोटेशियम फिर बाहर निकलने जाने लगता है, और यही प्रोसेस होती है हमारी रीपोलराइजेशन की, ठीक है। फिर रीपोलराइजेशन के बाद हमारे जो कैल्शियम आयन होते हैं वो आते हैं फिर अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिव फेज, यानी कि फेज 2। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ हमारे कैल्शियम आयन भी हैं, देखो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पोटेशियम तो बाहर निकल गए, किसकी मदद से, पोटेशियम पंप की मदद से। तो पोटेशियम हमारे बाहर निकल गए, सोडियम हमारे अंदर आ गए सोडियम चैनल की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है कुछ कैल्शियम चैनल की मदद से भी अंदर आ जाएंगे, कैल्शियम पर वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत धीरे। अब ये कैल्शियम आ गए इसके अंदर, तो प्लस चार्ज फिर से अंदर आ गया एंड माइनस चार्ज फिर से बाहर चला गया, ओके। फिर आता है हमारा थर्ड फेज, जो कि होता है पोटेशियम का आउट। जब ये पोटेशियम हमारा अंदर आ गया, फिर इसका थोड़ा मतलब पोटेशियम अभी हमारा बाहर ही है, फिर जो और थोड़े बहुत पोटेशियम के आयन बच गए हैं अंदर, उसको भी हम बाहर फेंकेंगे, ठीक है, उसको भी हम बाहर फेंकेंगे। तो यहाँ पर हो जाती है फिर हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पर देखो, जब पोटेशियम हम बाहर फेंक रहे थे तो सिंपल पोलराइजेशन है, बट अगर एक्सिस अमाउंट में बाहर फेंकने लग गई तो वहाँ पर होगा हमारा हाइपर पोलराइजेशन, एंड यहाँ पर होती है हमारी फाइनली रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। तो ये एक टाइम पीरियड होता है पूरे एक्शन पोटेंशियल का। जब ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है तो हमारा एक बार जो हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है, यानी कि वो धड़कता है, एंड लास्ट में फिर आ जाता है हमारा रेस्टिंग फेज, ओके। तो आप थोड़ा समझ लेना एक बार वीडियो को और देखकर। एंड जो पीछे ये जो हमारे फेज हैं, सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जो बात मैंने अभी बताई है सिर्फ सिंपल वही लिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार खुद से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ओके। ये वही फेज 4 हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है इम्पल्स जनरेशन का। तो ये पूरी जो एक्शन पोटेंशियल की बात करी है, ये सिर्फ हमारा एक इम्पल्स जनरेट करने में पूरा प्रोसेस है, ठीक है। फिर आता है जब हमारा इम्पल्स जनरेट हो गया फाइनली, तो वहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि कंडक्शन। तो आफ्टर इम्पल्स जनरेशन द इम्पल्स इज कंडक्टेड बाय एवी नोड, हिज बंडल्स एंड पर्किंजी फाइबर इन हार्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा इम्पल्स फाइनली जनरेट हो गया, जो हमारे राइट वाले इसमें सबसे ऊपर वाले चैम्बर में हमारे एसए नोड थे, तो एसए नोड की मदद से हमारे ये जो इम्पल्स थे वो जनरेट हुए, ठीक है। अब ये फाइनली हमारे जाएंगे यहाँ पर एबी नोड के पास, जो उसके नीचे थे एबी नोड उसके पास। एंड यहाँ पर जो ये हार्ट है, जैसे हमारा 4 मैं बना दूँ 4 चैम्बर, तो यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे ऐसे तार से बिखरे पड़े रहते हैं, जिसमें हमारा इम्पल्स फाइनली कंडक्ट होता रहता है, मतलब इम्पल्स पास आउट होता रहता है। तो ऐसे तार से जुड़े रहते हैं जिनको हम पर्किंजी फाइबर और हिज बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एबी नोड इनके पास मैसेज भेजेगा, अब ये पूरे हार्ट में सप्लाई करेंगे मैसेज को, ठीक है, जो भी इम्पल्स है उसको। आज हमारा ये कंडक्ट हो गया पूरा इम्पल्स, तो उसके बाद आता है हमारी प्रोसेस फिर एक्साइटेबिलिटी।
तो आफ्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स द इम्पल्स एक्साइट द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड देयर मसल फाइबर। तो जब ये पूरे मैसेज मिल जाते हैं इन वेंट्रिकल्स को, इन आर्ट्रियम को, तो वहाँ पर वो अपना एक्शन शो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी एक्साइटेबिलिटी, यानी कि वो एक्साइट हो जाते हैं। एंड लास्ट में आता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, इट इज द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल। तो देखो ये जो भी एक्शन पोटेंशियल की बात करी है, तो यहाँ पर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये तो एक है। अब इसके बीच में तो ये जो रेस्टिंग फेज है ये आएगा, तो रेस्टिंग फेज यानी कि हार्ट थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट करेगा। अब जब ये रेस्ट करेगा उसी टाइम पीरियड को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, सो गाइज ये अभी आपका सिर्फ ये वाला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट ये कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और सबको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करके सारी यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा नॉलेजेबल लगी होगी। एंड अगर थोड़ी नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना एंड आ जाएगी। इसके नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एंड फाइनली आज एक नई सब्जेक्ट भी चालू हो चुकी है, एंड जो अदर 2 सब्जेक्ट हमारी बच रही हैं इंडस्ट्री और ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको भी हम जल्दी लाएंगे। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।